तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो केयरफ्री लैंड पहुंच चुका होता है, मगर उसके साथ साथ यहाँ पर एक डीमन किंग भी उसका पीछा करते करते पहुंच गया था। और वो डीमन किंग काफी खुश था कि फाइनली उसने केयरफ्री लैंड को ढूंढ लिया है, तो वो अब अपनी पूरी डीमन रेस के साथ वहां पे आबाद हो सकेगा और पूरे लैंड पर कब्जा कर लेगा। मगर उसे मालूम ही नहीं था कि वहां पर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना हुआ है, और जैसे ही वो उस वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वहां का सिक्योरिटी सिस्टम ही इतना पावरफुल होता है कि वो डीमंस चुन चुन कर मारे जाते हैं। यहाँ तक कि डीमन किंग खुद अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो पावरफुल एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि उसे उस वॉइड से खींचकर वापस से केयरफ्री लैंड में ले आती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। ये देखकर मोशन खुद भी बिल्कुल हक्का बक्का होता है। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इस तरह का कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है। और डीमन किंग ड्यूटियान कहता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना पावरफुल डीमन किंग इतनी आसानी से मार दिया गया, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और यहाँ पर मोशन कह रहा होता है कि केयरफ्री लैंड को इतना पावरफुल और इतना खतरनाक तो होना ही नहीं चाहिए था। ये जगह केयरफ्री लैंड के नाम के ही बिल्कुल अगेंस्ट है। आखिर इसे फॉरबिडन जोन किसने बना दिया है और कौन शख्स है जिसने इतनी पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पर वो ग्रीन ड्रैगन उससे कहता है कि ये जगह वाकई में केयरफ्री लैंड है। इसका मतलब फिर ये है कि यहाँ पर तो गॉड्स को भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने केयरफ्री लैंड के बारे में यही सुन रखा है कि ये लैंड ऑफ गॉड्स है। मगर मोशन अभी भी कंफ्यूज होता है। उसे पता नहीं था कि आखिर केयरफ्री लैंड में इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं। कि ये रेस्ट्रिक्शंस किसी ऐसे गॉड ने लगाई हैं जो कि केयरफ्री लैंड से बिलोंग ही नहीं करता, या फिर वो गॉड केयरफ्री लैंड का कोई दुश्मन होगा। उसकी बातें यहाँ पर क्लिन ड्रैगन को और उस डीमन किंग को समझ में नहीं आ रही होती, जिस पर डीमन किंग ड्यूटियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई क्लू मिला है। तो मोशन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर जब डीमंस को मारा जा रहा था तो मैं एक बात पर तो क्लियर हो गया था कि ये जगह जानबूझकर इतनी ही खतरनाक बनाई गई है ताकि कोई भी शख्स अगर इस जगह पर एंटर कर जाए तो वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ये जगह खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये जगह आउटसाइडर को ट्रैप करके उन्हें बुरी तरह से मारने के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे जो भी शख्स मरेगा वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगा, यहाँ तक कि उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये सुनकर क्लिन ड्रैगन कहता है, इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि अगर हम लोग इस केयरफ्री लैंड के अंदर जाते हैं तो हम एक और प्रिजन के अंदर फंस जाएंगे। तो मोशन कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जिस भी गॉड ने लगाई है वो गॉड ये चाहता है कि लैंड ऑफ केयरफ्री के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले और बाहर की दुनिया से कोई भी यहाँ पे अंदर ना आ सके। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि वो लोग अपने केयरफ्री लैंड से किसी को बाहर जाने भी नहीं देते, क्योंकि अगर कोई शख्स यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसे भी सेम रेस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ेगा। ये सुनते ही क्लिन ड्रैगन कहता है, आखिर कौन इतना ज्यादा बेरहम हो सकता है। मगर मोशन उन्हें बताता है कि इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने यानकांग में भी देखे थे। वहां पर एंटर करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा था, जबकि ये जगह तो डिवाइन गॉड्स की है और उन गॉड्स ने इस जगह को पूरी तरह से डार्कनेस के अंदर सील किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डार्कनेस असल में डाशू के लिए एक पनिशमेंट है और केयरफ्री लैंड के लोगों के लिए भी ये चीज एक पनिशमेंट की तरह है, क्योंकि वो वहां से बाहर ही नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये नेचुरल डिजास्टर जो कि यानकांग में आया हुआ है, उस नेचुरल डिजास्टर का केयरफ्री लैंड के साथ कोई ना कोई लेना देना है। मगर फिर वो लोग मोशन से कहते हैं कि अच्छा तो फिर बताओ कि क्या हमें इस रास्ते से अंदर जाना चाहिए। तो मोशन उन्हें बताता है कि लगता है शायद केयरफ्री लैंड के लोगों ने ये रास्ता जबरदस्ती अपनी पावर के जरिए बनाया है ताकि वो लोग केयरफ्री लैंड से बाहर निकल सके। ये मूनशिप बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसीलिए इस मूनशिप को हम लोग यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसीलिए इसे यहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शिप अगर यहाँ से आगे गई तो मुझे डर है कि हम लोग इस सिक्योरिटी सिस्टम को फिर से अलर्ट कर देंगे और हम लोगों के लिए यहाँ पे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये कहने के साथ वो उस शिप से खुद को डीअटैच करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके, और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ उस पिलर के साथ चिपके हुए होते हैं जो कि अब जोर लगाकर बाहर खींचने पड़ रहे थे।
आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सारे के सारे हाथ उन पिलर से हटा देता है और उसके हाथ में जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं वो उन्हें भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी पावर होती है वो उस शिप से डिस्कनेक्ट हो जाती है और शिप में मौजूद बड़े बड़े फ्रॉग्स वो वापस से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो पावर मिल रही थी वो कट ऑफ हो गई थी और मून की ब्राइटनेस भी बिल्कुल डिम हो जाती है और एकदम बिल्कुल मून भी डेड हो जाता है और देखते ही देखते वो शिप बिल्कुल बेजान होकर दोबारा से जमीन पर आकर लैंड करती है। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है, क्योंकि उसने मून शिप से खुद को डीअटैच कर दिया था, तो अब उस शिप की जितनी भी पावर्स थी वो उसकी बॉडी से दोबारा से हटना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते मोशन उस जायंट बॉडी से वापस से अपनी नॉर्मल बॉडी में आना शुरू हो जाता है और उसे जो एक बहुत ही पावरफुल सन एंड मून रियलम मिला था वो भी दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो गया था और उसका 6 डायरेक्शन ट्रेजर वो भी पूरी तरह से सील होना शुरू हो गया था, जिसके बाद मोशन दोबारा से अपने उसी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी पहले वाला बन जाता है और उसके साथ उसकी बॉडी में लगे हुए वो मल्टीपल हैंड्स भी अब इरेज होना शुरू हो गए थे, मगर उसका एक पैर वो अभी भी उस बर्फ में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मोशन उस पैर को खींच कर निकालने की कोशिश करता है और वो अब बहुत ज्यादा वीकनेस फील करने लगा था, जिस पर क्लिन ड्रैगन फौरन से उसके पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ है, आप काफी कमजोर लग रहे हैं। तो मोशन उसे बताता है कि इस शिप ने मेरी बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो क्लिन ड्रैगन अपने स्लाइवा के जरिए उसे हील करना शुरू कर देता है, जिससे मोशन पल भर में ही ठीक होकर फिर से खड़ा हो जाता है और उसे अब यान जिंग की याद आने लगी थी, वही लड़की जो कि सन गॉड थी और सन शिप को डाशू में कभी यहाँ तो कभी वहां ले जाती है। वो अपनी पूरी लाइफ उस शिप के साथ गुजार रही थी, जिसकी वजह से उसका लाइफ एसेंस कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा होगा, ये बात अब मोशन को समझ में आने लगी थी और वो उस लड़की के बारे में कहता है कि पता नहीं वो लड़की तो शायद अब मौत के मुंह में जा चुकी होगी, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा टाइम उस शिप में गुजारा है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस छोटे से रास्ते के जरिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर रास्ते में उन्हें वहां पर वो गॉड स्टैचूज दिखाई देते हैं। मोशन उन्हें गौर से देख रहा होता है, वो गॉड स्टैचूज वही गॉड स्टैचूज थे जो कि उसके अपने डाशू में मौजूद थे, मगर वो उन्हें क्रॉस करते हुए जैसे ही उस गेट के करीब पहुंचता है तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो फौरन से डीमन किंग डूडियन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम्हारा वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। तो डीमन किंग कहता है कि तुम मुझे एक शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो ताकि मैं आगे चलूं और कुछ भी हो तो वो मेरे साथ हो। पर मोशन उसे यहाँ पे मस्का लगाते हुए कहता है कि तुम तो ग्रेट लॉर्ड ऑफ हेवन हो, तुम्हारी विजन पावर मेरी विजन पावर से काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए सिर्फ तुम्हारी विजन पावर के जरिए ही हम लोग अंदर तक जा सकते हैं और मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि एक मर्तबा अपने ग्रैंड पास को बचाकर बाहर ले आऊं, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से रिलीज कर दूंगा, तुम वापस अपने वर्ल्ड चले जाना। मगर डीमन किंग को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। ये सुनने के बाद मोशन डीमन किंग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक और वादा करते हैं और इस मर्तबा हम लोग अर्थ गॉड के सामने वादा करेंगे। मगर डीमन किंग डूडियन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर मैं अर्थ लॉर्ड के सामने भी तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट कर लूं तो भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तो मोशन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो कोई भी वादा नहीं तोड़ा है, तो फिर तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे। तो डीमन किंग डूडियन कहता है कि मैं जानता हूं हर वादे के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई चाल होती है, इसीलिए मैं किसी भी लॉर्ड के सामने कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा। हम लोग बस एक दूसरे से जबानी जो वादा करेंगे वही बात होगी और वही डील बनेगी। ये सुनकर मोशन कहता है कि सच में तुम एक डीमन किंग कहलाने के लायक हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम बहुत ही अच्छी तरह से करोगे। ये कहने के बाद डीमन किंग फौरन से उन लोगों को लीड करते हुए उस गेट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर छोटे छोटे लेजर थ्रेड्स मौजूद होते हैं, यानी कि वो जगह भी पूरी तरह से सिक्योरिटी से लेस थी और हर जगह लेजर बीम्स नजर आ रही होती हैं और उन लोगों को यह भी दिखाई देता है कि वो लेजर बीम्स इतनी खतरनाक है कि अगर उनकी बॉडी उस लेजर बीम से टकरा जाती है तो वो लेजर बीम एक ही झटके में उन्हें काट कर रख देगी। ये देखते ही डीमन किंग डूडियन अपना एक सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि एक कंपास की तरह का होता है और डीमन किंग उसके जरिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उन लेजर बीम्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो कंपास उन्हें डायरेक्शन दे रहा होता है कि अब उन्हें यहाँ से आगे किस तरफ जाना है। हमें दिखाया जाता है कि वहां
यहाँ पे न सिर्फ लेजर बीम्स मौजूद थी बल्कि डिवाइन मंत्र भी मौजूद थे और ये जाल इतना ज्यादा फैला हुआ होता है कि उन्हें उसे क्रॉस करने के लिए हर डायरेक्शन की तरफ देखना पड़ रहा होता है कि किस टाइम कहां से कौन सी लेजर बीम उनके पैर से या फिर उनकी बॉडी से टकरा सकती है। क्योंकि अगर एक मर्तबा वो उस सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं तो फिर वहां से जिंदा निकलने का कोई भी चांस नहीं होगा। जो हाल डीमन किंग का हुआ था वही हाल इन लोगों का भी हो सकता है। अचानक यहाँ पर किलिंग ड्रैगन की टेल वो एक सिक्योरिटी लाइन से टकराने वाली होती है मगर मोशन उसे पकड़ लेता है और वो डीमन किंग ड्यूटियन को गुस्से से कहता है कि कहीं तुम जानबूझकर हमें किसी गलत डायरेक्शन की तरफ तो नहीं ले जा रहे, अगर ऐसा हुआ तो तुम भी हमारे साथ मारे जाओगे। तो डीमन किंग कहता है कि ये कोई बताने वाली बात थी, बात मैं भी जानता हूँ, बस तुम अपने इस पालतू जानवर से कहो कि अपनी पूंछ को अपने कंट्रोल में रखे। इतना कहने के बाद वो उन लोगों को एक अलग डायरेक्शन की तरफ लेकर आता है और फिर कहता है कि यही वो रास्ता है जो कि अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि शायद इस रास्ते को अंदर से किसी ने बाहर की तरफ बनाया है, इसीलिए जब हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हमें इस तरह के मैजिकल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ताकि हम लोग इस क्यानकुन प्रोसेस को अच्छी तरह से रिवर्स कर सके। क्योंकि यहाँ पर हमें हर एक चीज को अच्छी तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, हर एक चीज की लोकेशन के बारे में भी याद रखना पड़ता है। इतने में अचानक मोशन वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा था तो डीमन किंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे नीचे देखो। मोशन एक लेजर बीम से टकरा नहीं वाला था मगर डीमन किंग ड्यूटियन ने उसे बचा लिया था और डीमन किंग कहता है कि तुम्हारा एक सिंगल स्टेप अगर गलत चला गया तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। मुझे अच्छी तरह से फॉलो करो और अपने आसपास भी देखते रहो। ये देखने के बाद मोशन समझ जाता है कि डीमन किंग ने डिवाइन मेथड्स को अच्छी तरह से मास्टर किया हुआ है। तो डीमन किंग उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जब तक हम लोग डिवाइनेशन स्किल्स को नहीं सीखते तब तक हम अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को यूज नहीं कर सकते और अगर हमारे पास सुपरनेचुरल पावर्स होंगी ही नहीं तो हम ट्रू डिमोनिक टेक्निक्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो मोशन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये डिवाइनेशन स्किल्स सिखा सकते हो? मैंने टाइशुआन कैलकुलेशन स्किल्स को प्रैक्टिस किया हुआ है मगर मैं अभी भी उसे पूरी तरह से समझा नहीं हूँ क्योंकि टाइशुआन कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हेक्साग्राम ट्रिक्स मौजूद हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर डीमन किंग उससे कहता है कि तुम्हें बागुआ अबेकस को एक डायग्राम की तरह यूज करना चाहिए ताकि तुम उसके जरिए एक कैलकुलेटेड फॉर्मेशन क्रिएट कर सको क्योंकि यिन एंड यांग वो बाइनरी नंबर है और उसके साथ 4 सिंबल्स वो क्वाटनरी है। तुम्हारी फॉर्मेशन वो अपने आप ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को इवॉल्व कर लेगी जिसके बाद तुम कोई भी डायनेमिक कैलकुलेशन करके एक फॉर्मेशन बना सकते हो। मगर यहाँ पर मोशन कह रहा होता है कि डिवाइनेशन नंबर वो तो 50 है मगर उस फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 49 नंबर्स यूज होते हैं। तो डीमन किंग कहता है कि तुम 49 नंबर्स के जरिए भी आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो, मुझे और कैलकुलेशन करने दो क्योंकि अगर तुम मुझे इस तरह बार बार परेशान करोगे तो मेरे कैलकुलेशन के अंदर एक नंबर का भी एरर आ गया तो हम सब यहाँ पे मारे जा सकते हैं। और अपनी आंखें खुली रखो, अपने सामने देखते रहो, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन लोगों को उस कंपास के जरिए सेफ जोन में ले आता है और कहता है कि यहाँ से आगे अब ये जगह बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद मोशन उस जगह को अच्छी तरह से नोट करता है। वो जगह असल में एक बड़े से कब्रिस्तान की तरह लग रही होती है और हर जगह एक जैसी ही कब्रें बनी हुई होती है। ये देखकर मोशन कहता है कि क्या केयरफ्री लैंड के सारे लोग यहीं पे ही दफन हैं? मगर वो किलिंग ड्रैगन कहता है क्या ये लोग सारे के सारे इसी लैंड से बिलोंग करते हैं? मगर अचानक मोशन को वहां पर एक कब्र दिखाई देती है। वो उस कब्र पर अपने हाथ से मट्टी वट्टी झाड़ कर उसे देखने की कोशिश करता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है मगर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि उस टॉम स्टोन पर कोई भी चीज नहीं लिखी गई थी। जिस पर वो किलिंग ड्रैगन भी कहता है ये कितनी अजीब बात है, टॉम स्टोन पर कम से कम मरने वाले का तो नाम होना चाहिए था मगर ये तो बिल्कुल खाली है। पर मोशन कहता है कि ये कोई नॉर्मल टॉम स्टोन्स नहीं है, मुझे लगता है कि इन सारे के सारे टॉम स्टोन्स में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में शायद केयरफ्री लैंड के लोग किसी को भी नहीं बताना चाहते। इतने में वो जैसे ही एक पहाड़ के ऊपर आकर देखता है कि उसके सामने तो एक और बहुत बड़ा शहर मौजूद है। शायद यही वो जगह है जहां पर केयरफ्री लैंड के लोग रहा करते
करते होंगे। मगर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये शहर उस ब्रोकन स्ट्रक्चर के तो बिल्कुल करीब मौजूद है, मगर ये उस स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पर कोई भी चीज टूटी फूटी नजर नहीं आ रही। मगर उसे शक था कि शायद ये सारे के सारे घर वो किसी मैकेनिज्म का कोई हिस्सा है, शायद ये जगह पूरी की पूरी किसी स्ट्रक्चर की तरह बनी हुई है। अचानक वो एक घर के पास से गुजरता है तो उसे उस घर से जानी पहचानी फीलिंग्स आने लगती है, जिसकी वजह से वो फौरन से उस घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है उसे एक ड्रैगन फर्नेस दिखाई देता है। ये ड्रैगन फर्नेस उसे जाना पहचाना लग रहा था, जिस पर वो कहता है कि इस तरह का ड्रैगन फर्नेस सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा म्यूट यूज करता है। और फिर उसे वहां पे कुछ खिलौने और कुछ कुर्सियां वगैरह सामान नजर आता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो ग्रैनी सी का सामान है। और उस चेयर के पास उसे एक छोटा सा रुमाल भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसे जाकर देखता है और देखकर वो इमोशनल सा हो जाता है। मगर वो किलिंग ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, क्या ये जगह तुम्हारा घर है? पर मोशन वो अब काफी ज्यादा इमोशनल होने लगा था। वो फौरन से एक घर की तरफ देखता है। वो घर उसे ग्रैनी सी वाले घर की तरह का ही लग रहा था, मगर वो पहले उसे बाहर से अच्छी तरह से देखता है। उसे नजर आ रहा था कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं है और पूरी तरह से खामोशी है। मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो अंदर से घर में वो सामान पड़ा हुआ होता है जो कि अक्सर ग्रैनी सी यूज किया करती थी, और वो घर भी बिल्कुल उसके ही घर के जैसा है। इससे पहले कि मोशन वहां पे अंदर जाकर कुछ एक्सप्लोर करता, अचानक वो डीमन किंग ड्यूटियान कहता है कि चलो हमें यहाँ से आगे चलना होगा, मुझे ये काम कंप्लीट करके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भी निकलना है, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम्हारी ये दुनिया तो मेरे लिए अब डरावने ख्वाब की तरह बन गई है। मगर मोशन वो उस जगह को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो वहां से आगे चला जाता है। आगे उन लोगों को और भी बड़े बड़े मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं, जिस पर वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हमसे पहले बहुत सारे लोग आए होंगे और वो सारे के सारे यहाँ इस जगह ट्रैप हुए होंगे। इतने में वो एक बड़े से माउंटेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होते हैं। और डीमन किंग ड्यूटियान वो फील करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका कंपास उसे सिग्नल्स दे रहा है कि यहाँ का टाइम एंड स्पेस वो बिल्कुल डिफरेंट है। अचानक मोशन वो उन लोगों को खामोश होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज असल में ग्रैनी सी की थी। वो किसी ग्रैंडपा से कह रही थी कि सोचा भी नहीं था कि तुम भी यहाँ पर इस जगह ट्रैप हो जाओगे, ये जगह तो किसी हेल से कम नहीं है। आखिर तुम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई प्लानिंग बनाई भी है या फिर सिर्फ तुम लोग मेरा मुंह देखते रहोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम रहे तो हम मारे जाएंगे। ये आवाज सुनने के बाद मोशन समझ जाता है कि ये आवाज ग्रैनी सी की है और ग्रैंडमा वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे डीमन किंग ड्यूटियान उस कंपास के जरिए एक एनर्जी रिलीज करते हुए ग्रैनी सी की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी अचानक से किसी बैरियर से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो एनर्जी उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बैरियर टूटता है तो वो एक मिरर की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मगर उसके अंदर से फिर से ऐसी रोशनी निकलती है जो कि उस मिरर को दोबारा से उसके पहले वाले शेप में इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो मिरर वर्ल्ड बिल्कुल पहले की तरह रीशेप हो जाता है। और मोशन कहता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है, तो डीमन किंग उसे बताता है कि ये एक फोल्डेड स्पेस है। इसे बनाने के लिए 108 डिवाइन मिरर्स को यूज किया जाता है, इसलिए इसे मल्टी मिरर डिवाइन वर्ल्ड कहा जाता है। उस मिरर वर्ल्ड के अंदर हम लोग ग्रैंडपा युआनजी को देखते हैं। वो अपने बुचर नाइफ लेकर एक पावरफुल टोर्नेडो की तरफ आगे बढ़ता है, और जैसे ही उस पे अटैक करता है तो वो उस बुचर नाइफ के साथ उस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और उसका अटैक वहां से आगे को चला जाता है। और वो वहां मौजूद ब्लाइंड ग्रैंडपा और ग्रैनी सी से कह रहा होता है कि मेरी कमर अब दुखने लगी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कमर अब टूट जाएगी। अगर तुम लोगों ने ज्यादा आराम कर लिया है तो अब तुम लोगों की बारी है। तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बॉडी वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए अब नहीं रही। मगर ग्रैनी सी वो अभी भी काफी यंग है, मेरे ख्याल से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। मगर यहाँ पर ग्रैनी सी वो अपने इनर डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका इनर डीमन बार बार उसे फोर्स कर रहा था कि मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दो, क्योंकि तुम अपनी सारी पावर्स को यूज कर चुकी हो, अब मेरी बारी है। मगर ग्रैनी दोबारा से अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेती है और
और उस इनर डीमन को दोबारा से सरप्राइज कर देती है। ये देखकर वो दोनों ग्रैंडपास कहते हैं कि ग्रैनी सी, तुम्हारा ये इनर डीमन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और तुम इसके आगे कमजोर पड़ने लगी हो। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अब मिरर चेंज होने वाला था, तो अचानक से उनके सामने एक और न्यू इल्यूजन आने वाला था। वो अचानक से एक स्पेस रिफ्ट के जरिए नीचे की तरफ जाने लगते हैं और ग्रैनी सी जब वो पूरी तरह से होश में आ जाती है तो वो देखती है कि वो उन लोगों के साथ और किसी और वर्ल्ड के अंदर जा रही है। इतने में उन लोगों को वहां पर अजीब अजीब तरह के विजुअल्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो लोग एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ पे मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से रियल है, मगर फिर भी वो उस मिरर को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो किसी तरह उसे तोड़कर वहां से बाहर निकल सके। इतने में अचानक ग्रैनी सी वो उन सबको एक साथ ग्रैनी सी उन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले आती है ताकि वो लोग अब दोबारा एक दूसरे से अलग ना हो सके। जिसके बाद जैसे ही वो लोग एक और मिरर वर्ल्ड के अंदर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर ग्रैंडपा लॉन्गचेन दिखाई देता है, जिस पर ग्रैनी सी उसे आवाज देते हुए कहती है कि लॉन्गचेन हमारी तरफ आ जाओ। मगर जैसे ही ग्रैंडपा लॉन्गचेन वो उस मिरर से निकलता है तो वो एक और दूसरे मिरर के अंदर फंस जाता है। इसी तरह ग्रैनी सी उसकी भी मदद नहीं कर पाती है और उसका इनर डीमन बार बार उसे फोर्स कर रहा था कि वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता है, मगर वो उन दोनों ग्रैंडपा से कहती है कि इस तरह लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये मल्टी डायरेक्शनल मिरर कभी भी किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस भी डिवाइन गॉड ने इसे बनाया है वो कम से कम भी विलेज चीफ या उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा और हम लोग इस मिरर वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर पे मौजूद हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। मगर इस मिरर की एक वीकनेस है, मगर उसे भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि ग्रैंडपा युआन और ग्रैंडपा वांगचेन वो दोनों भी इसी मिरर वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें भी किसी ने जानबूझकर इस मिरर वर्ल्ड के अंदर थ्रो किया है। और अगर मैं इस मैकेनिज्म को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैकेनिज्म बहुत ही लंबे टाइम से काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ फोर्स वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी है। मगर ग्रैंडपा युआनजी वो उससे कहता है कि मुझे ये तुम्हारी बकबक नहीं सुननी, मुझे बस ये बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि ये मिरर वर्ल्ड असल में एक सोड वर्ल्ड है और जिस भी गॉड ने इस मिरर वर्ल्ड को बनाया है उसने इस मिरर वर्ल्ड की कैलकुलेशन को डेसिमल पॉइंट तक ही कैलकुलेट किया है, जो कि कोई ज्यादा स्मार्टेस्ट नंबर नहीं है। अगर ये डिवाइन स्वॉर्ड कुछ और देर तक इसी तरह ही ऑपरेट करती रहेगी तो ये अपने आप ही टूट सकती है। हम लोगों को बस इंतजार करना होगा कि ये डिवाइन स्वॉर्ड कब कोलैप्स करती है। जिसके बाद ग्रैंडपा युआनजी कहता है कि मुझे बताओ कि इसमें कितना ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है सिर्फ और सिर्फ 24,000 साल। और यहाँ पर डीमन किंग ड्यूटियान वो भी कैलकुलेशन कर रहा होता है और उसकी कैलकुलेशन में भी सेम वही आंसर आता है और वो मोशन को बताता है कि इसे अपने आप ही कोलैप्स करने के लिए कम से कम 24,000 साल चाहिए, क्योंकि जिस डिवाइन गॉड ने ये मिरर वर्ल्ड सेटअप किया है उस गॉड ने इसे इन्फिनिट नंबर तक कैलकुलेट नहीं किया है। शायद वो गॉड कोई छोटा बच्चा होगा, इसीलिए उसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती होगी, इसीलिए उसने इस मिरर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की है। हमें सिर्फ और सिर्फ 24,000 साल तक इंतजार करना होगा। मगर मोशन कहता है कि मैं इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकता, इसे ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई तो तरीका जरूर होना चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।